हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रूल 11 ऑनवर्ड्स। रूल 11 ये बोलता है कि अगर कोर्ट चाहे तो वो ये ऑर्डर भी कर सकती है कि जो डिक्री का अमाउंट है ना वो इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाए। यानी कि जो जजमेंट डेटर है हमारे, जिनको डिक्री का अमाउंट पे करना है, वो इंस्टॉलमेंट्स में भी ये डिक्री का अमाउंट पे कर सकते हैं अगर कोर्ट ऐसा ऑर्डर्स दे तो। और कोर्ट चाहे तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो किस्तें कोर्ट बंधवा रही है, इस पे वो इंटरेस्ट भी लगा सकती है। एज वी ऑल नो कि जो किस्तें अगर हम या तो नो कॉस्ट ईएमआई होती तो अलग बात है, पर नॉर्मली अगर आप किस्तों में पैसे देते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कोर्ट भी जो ये इंटरेस्ट है वो लगा सकती है जजमेंट डेटर पर कि आप जब किस्तों में पैसे दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ओके, तो रूल नंबर 11 यही बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 12 पे। रूल 12 ये बोलता है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, यानी प्रॉपर्टी का मैटर है, उसमें क्या हुआ है कि बी ने ए को घर से बाहर निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, बी ने ए को घर से बाहर निकाल दिया। अब ए ने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में जाके, ए वर्सेस बी हो गया कि मेरे को घर से जबरदस्ती निकाल दिया मेरे, आप मेरे को घर में वापस पुट मी इन द हाउस अगेन। कोर्ट को ऐसा प्रे करता है वो ए। अब इस सूट में पोजेशन का सूट है ये, और कोर्ट बोलती है कि हाँ, जो प्रॉपर्टी है इसमें ए का हक है और बी ने जबरन ए को घर से बाहर निकाल दिया। इन दिस केस जो सूट है वो ए के फेवर में डिसाइड होता है और ये ऑर्डर्स आते हैं कोर्ट के कि ए को उसके घर में वापस पोजेशन में दिलवाया जाए, पोजेशन उसकी वापस की जाए। ओके, लेकिन ए ने एक और मांग करी थी कोर्ट से कि सर, जो 4-5 महीने मेरे घर से बाहर निकाला है, उस टाइम पे मेरे घर में रेंट पे भी लोग थे, हर चीज थी, वो बी ने कलेक्ट करी थी। बी ने रेंट वेंट कलेक्ट किए थे और मेरे को एक पैसा नहीं दिया उसने। जो मेरे घर में रेंट आता था उसको एक पैसा नहीं दिया, तो मेरे को रेंट वगैरह भी आप दिलवाओ। जो रेंट ड्यू था उस 5-6 महीने में, वो भी मेरे को बी से चाहिए, बिकॉज वो मेरा हिस्सा था और बी ने जबरन ले लिया मुझसे। इस केस में कोर्ट जो है ये ऑर्डर दे सकती है कि कितना रेंट है, क्या उसका कितना रेंट ए को मिलना चाहिए, वो सारी की इंक्वायरी कोर्ट बिठा सकती है। यानी कि कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि इंक्वायरी हो, इस चीज की जांच हो कि कितना रेंट बी ने कलेक्ट किया है और वो पूरा का पूरा रेंट ए को मिलना चाहिए, बिकॉज ए ही इस प्रॉपर्टी का मालिक है। तो ये ऑर्डर भी कोर्ट दे सकती है कि आप रेंट पता करो कि कितना है। तो इसको मेसने प्रॉफिट बोलते हैं हमारा। मेसने प्रॉफिट यही होता है कि जो रेंट मिल सकता था प्रॉपर्टी से, वो अगर डिक्री होल्डर को नहीं मिलता है तो इंक्वायरी बैठा सकती है कोर्ट और ये चेक करवा सकती है कि कितना रेंट ड्यू है, उसको वो रेंट भी मिलेगा। तो रूल 12 यही बोलता है। रूल 12A ये बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री के बारे में। अब फॉर एग्जांपल इसको हम लिख के समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया है कि भाई बी ने मेरे को प्रॉपर्टी देनी थी एक, बट अब वो देने से मना कर रहा है। हमारा एग्रीमेंट ऑफ सेल भी साइन हो गया था और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, जिसमें बी ने बोला है कि आई विल गिव यू माई प्रॉपर्टी, और उसके लिए ए को सम पे करना था। सपोज 20 लाख रुपए ए ने बी को देने थे और बी को इस 20 लाख के बदले उसको एक प्रॉपर्टी देनी थी। आप नहीं देता है बी, तो ए कोर्ट में सूट फाइल कर देता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये मतलब है, सूट का ये मतलब है कि कोर्ट से वो प्रे कर रहा है कि बी को बोलो कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को वो एनफोर्स करे। अब जो कोर्ट है उन्होंने इस केस में ये डिसीजन दिया कि हाँ, बी ने यहाँ पे साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट पे, एंड नाउ बी विल हैव टू फुलफिल हिज प्रॉमिस और उसको प्रॉपर्टी ए को देनी पड़ेगी। ठीक है, इस केस में ये वाली डिग्री पास हो जाती है, बट कोर्ट ये बोलती है कि ये डिग्री तभी वैलिड होगी जब ए जो है 20 लाख रुपए बी को दे देगा। ओके, तो ये सिंपल सी बात बोल रहा है 12 कि अगर ऐसे कुछ बात हो रही है, कोर्ट ने ऐसी डिग्री पास करी है कि 20 लाख रुपीस पहले ए बी को देगा, तभी भी जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। तो इस केस में
जब तक ए 20 लाख रुपए नहीं देगा तब तक प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर नहीं होगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। ओके, 12A यही बोलता है। ओके, यस। सो रूल नंबर 13 ये बात करता है डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट की। अगर कोई ऐसा सूट फाइल हुआ है जिसमें प्रॉपर्टी की देखरेख के उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर आया है कि कौन उस प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा, किसको हक है उस प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेशन करने का, उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में कोर्ट जो है एक प्रीलिमिनरी डिग्री भी पास कर सकता है कि भाई हमें बताओ इस प्रॉपर्टी के अकाउंट्स कितने हैं, इस प्रॉपर्टी में क्या क्या खर्चे हर महीने होते हैं, इसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना है, ये सारे के सारे अकाउंट्स हमको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चाहिए पहले, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी देखरेख कौन करेगा। ओके, तो यही बात करिए रूल नंबर 13 में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 14 पे। रूल नंबर 14 बात करता है प्रीएम्पशन सूट के बारे में। प्रीएम्पशन का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एक लेमैन के तरीके से समझा रहा हूँ, वरना टीपीए में तो हम उसको पढ़ेंगे। इसका ये मतलब है प्रीएम्पशन का कि अगर ए और बी फॉर एग्जांपल ए और बी जो हैं वो नेबर्स हैं, नेबर्स हैं, तो या फिर आप मान लीजिए ए और बी नेबर्स नहीं है, सॉरी, हम इनको ये बोल देते हैं कि ए एंड बी आर फैमिली मेंबर्स। ओके, अब यहां पे बी फैमिली मेंबर्स ए और बी एंड ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। अब बी चाहता है कि प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो और मेरा जो हिस्सा है मैं बेच दूं। अब बी जो है अपना हिस्सा बेचने जा रहा है, तो यहाँ पे ए जो है वो ये बोल सकता है कि ये प्रॉपर्टी खरीदने का पहला हक मेरे को होना चाहिए, मैं मार्केट प्राइस दूंगा बी को एंड बी शुड फर्स्ट सेल द होम टू मी, बिकॉज कोई तीसरा आदमी इस फैमिली प्रॉपर्टी में आके रहेगा तो बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी जो फैमिली की प्राइवेसी है वो भंग हो सकती है। ए और बी तो भाई हैं तो वो तो रह सकते हैं फैमिली प्रॉपर्टी में, बट अगर कोई थर्ड पर्सन आके रहेगा सेम प्रॉपर्टी में तो ये एक्चुअली ए के लिए बहुत दिक्कत होगी, ए की फैमिली के लिए प्राइवेसी का इशू हो सकता है। दैट इज वाई ए कोर्ट में एक प्रीएम्पशन का सूट डाल सकता है कि सर बी को बोलिए पहले प्रॉपर्टी खरीदने का हक मेरा है, मैं मार्केट प्राइस में ए बी से ये प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। तो यही प्रीएम्पशन का सूट है। तो रूल नंबर 14 ये बोलता है कि कोर्ट ये बोल सकता है यहाँ पे ए को बोल सकता है कि पहले आप प्रॉपर्टी के पैसे बी को दो, उसके बाद जो है बी आपको प्रॉपर्टी बेचेगा। एंड अगर ए बी को पैसे नहीं देता है, प्रॉपर्टी का जो मार्केट प्राइस है वो ए नहीं देता है बी को, तो जो सूट है वो कोर्ट डिसमिस कर सकती है, बिकॉज आप पैसे देने को तैयार नहीं हो तो प्रॉपर्टी आपको कैसे मिल जाएगी। तो दैट इज यही रूल नंबर 14 बोलता है कि कोर्ट जो है वो प्रॉपर्टी के जो पैसे हैं वो देने के ऑर्डर दे सकता है। ओके, तो रूल नंबर 14 यही बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 15 पे। रूल नंबर 15 ये बोलता है कि अगर एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का केस है, यानी कि सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच में जो पार्टनरशिप है वो खत्म करना चाहते हैं वो उस पार्टनरशिप को, इस केस में रूल नंबर 15 ये बोलता है कि कोर्ट एक प्रीलिमिनरी डिक्री भी पास कर सकता है। प्रीलिमिनरी डिक्री का मतलब क्या होता है? एक डिक्री से पहले एक छोटी डिग्री मान लो, आप इसको ऐसे समझ लो। डिक्री तो एक फाइनल डिक्री होती है जिसमें सारे के सारे इश्यूज को फाइनली डिटरमाइन किया जाता है, जितने भी इश्यूज हैं केस में वो डिक्री में फाइनली डिटरमाइन करते ही करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोर्ट एक छोटी डिग्री पहले पास कर देता है जिसमें सारे के सारे इश्यूज को डील नहीं करता, वो एक स्पेसिफिक इश्यू को ही वो डील करता है, उसके ऊपर वो एक अपना जजमेंट दे देता है, तो वो एक प्रीलिमिनरी डिग्री होती है। रूल नंबर 15 ये बोलता है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का केस है, उस केस में कोर्ट पहले एक छोटी डिग्री पास करेगा, प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगा
कि कौन से पार्टनर का कितना शेयर है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि ए का 50% शेयर है और बी का 50% शेयर है, इसके रिगार्डिंग वो एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर देता है। अब ये कोर्ट कर सकता है। जब ये हो जाएगा तो कोर्ट ये, फिर उसके बाद कोर्ट ये कर सकता है कि फाइनल डिग्री पास कर रहा है। उस फाइनल डिग्री में कोर्ट पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो ये जो फाइनल डिग्री आ रही है ना डिसॉल्व करने की, डिसोल्यूशन करने की, इससे पहले एक छोटी डिग्री, प्रीलिमिनरी डिग्री जो पास हो सकती है कि कौन से पार्टनर का कितना शेयर है, इसके बेसिस पे ही फिर डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 15 बोलता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 16 की। ये बात करता है डिक्री इन सूट फॉर अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक, आप मान लीजिए सैलरी से रिलेटेड एक केस होता है। एजेंट जो है वो प्रिंसिपल से सैलरी मांग रहा है। इस केस में कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है, ये एक प्रीलिमिनरी डिग्री वो ऑर्डर कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंसिपल है उनको एक एक शीट देने के लिए बोल सकता है जिसमें जितनी भी एजेंट को पहले सैलरी पे करी गई थी उसकी सारी की सारी डिटेल्स कोर्ट मांग सकता है। ओके, तो ऐसी डिग्री जो इस एजेंट की सैलरी को डिटरमाइन करने में हेल्प करे कोर्ट की, किसको पहले कितनी सैलरी मिलती थी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोर्ट की हेल्प करे जानने के लिए, कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता है या किसी और डॉक्यूमेंट को भी मंगवा सकता है जो कि एजेंट की सैलरी को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करे। ओके, तो ऐसे ऑर्डर्स कोर्ट कर सकता है। ये मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स बताऊं रूल के, जिससे सारे के सारे रूल आपको एकदम सेट हो जाएंगे दिमाग में। एग्जांपल से ही समझ में आएगा, क्योंकि इसकी जो बेयर लैंग्वेज है वो ना आपके किसी काम में आएगी आगे जाके, क्योंकि ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके काम भी नहीं आएगी। और एग्जाम के टाइम में अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो पक्का आप अटक जाओगे, इसकी बेयर लैंग्वेज आप पढ़ने लग जाओगे। तो एंड दैट इज वाई हमको इनके एग्जाम्पल याद करने हैं, ताकि जैसी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम उसको उसी टाइम अटेम्प्ट कर लें। इवन आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आएगा ना, पूरी सिर्फ ये आपको लैंग्वेज दे देंगे, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, ऐसा आपको लॉ कॉलेजेस में या कहीं और नहीं पढ़ाएंगे कि आपको हर रूल का एग्जाम्पल मिल रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी टीडियस टास्क एंड उसके जो एग्जाम्पल्स बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं। ये चीज को काफी टाइम लग गया मेरे को एग्जाम्पल्स बनाने में, क्योंकि इसी पे मैंने सिंगल माइंडेड फोकस किया था, बिकॉज प्रीलिम्स में को समझ में आ गया था तभी निकलेगा जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, जब आपको हर कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल पता होगा। ओके, तो अब हम आते हैं रूल नंबर 17 पे। रूल 17 ये बोलता है, इट टॉक्स अबाउट स्पेशल डायरेक्शंस एज टू अकाउंट्स। यानी कि कोई ऐसा केस है जहां पे कोर्ट जो है कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा रहा है फॉर एग्जांपल, यानी कि किसी पार्टी से कोर्ट बोल रहे हैं कि आपके जो भी खर्चे हुए हैं एक साल में वो आपने एक जगह पे लिखे होंगे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कोर्ट में जमा करवाओ। तो कोर्ट ऐसी डायरेक्शन दे सकता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस फॉर्म में जमा करवानी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा करवानी है, या फिर उसका कुछ स्पेसिफिक पार्टी हमको चाहिए कि पूरी की पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, वो कोर्ट हमको बताएगा कि किस फॉर्म में आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जमा करनी है कोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, या फिर पूरी की पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपसे मंगवा सकते हैं, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक छोटा सा पार्ट भी आपसे मंगवाया जा सकता है। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ओके, रूल नंबर 18 बात करता है पार्टीशन सूट्स के बारे में। अब जो पार्टीशन सूट्स होते हैं ना, उसमें जो कोर्ट है वो एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है एक छोटी डिग्री में पहले कि कौन से फैमिली मेंबर का कितना शेयर है। सपोज ए और बी दो भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी को पार्टीशन करवाने का सूट फाइल हुआ हुआ है, ए ने सपोज किया हुआ है, तो कोर्ट सबसे पहले वो एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगा कि ए और बी का शेयर कितना है। जब ये डिग्री पास हो जाएगी उसके बाद फिर कोर्ट कलेक्टर को बोल सकता है कि भाई अब आप जाइए और ये बताइए
कि हमने ए को 50% दे दिया, बी को 50% दे दिया, ये तो हमारा डिसाइडेड है, ये हमने प्रीलिमिनरी डिग्री में ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन कलेक्टर को एक काम दे दिया कोर्ट अब कि अब आप ये देखो कि कौन सा फ्लोर कौन से फैमिली मेंबर को मिलना चाहिए, कौन से भाई को कौन सा फ्लोर मिलना चाहिए। इस चीज की छानबीन करेगा कलेक्टर जाके कि कौन से फ्लोर की कितनी वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू कितनी है। ओके, या फिर कोई लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है, गांव का लैंड है, उस केस में भी कलेक्टर को बोल सकते हो कि आप डिसाइड करो कि लैंड का कौन सा पोर्शन कौन से भाई को मिलेगा। क्या पता ये कोई पोर्शन बहुत ज्यादा फर्टाइल हो, कोई पोर्शन थोड़ा कम फर्टाइल हो। ओके, तो ये सब चीजें फिर डिटरमाइन होंगी। उसके बाद फाइनल डिग्री कोर्ट पास करेगा कि भाई ये हिस्सा इस भाई का है, ये हिस्सा इस भाई का है। ओके, तो ये फाइनल डिग्री में आएगा। प्रीलिमिनरी डिग्री में क्या आया था, सिर्फ इतना आया था कि कौन से भाई का कितना शेयर है, 50-50 कोर्ट ने कर दिया था। लेकिन फाइनल डिग्री में ये बताया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है उसका कौन सा हिस्सा कौन से भाई को मिलेगा और कौन सा हिस्सा कौन से भाई को मिलेगा। वो चीज फाइनली डिटरमाइन हो जाएगी, ताकि आगे जाके कुछ इसके ऊपर सूट होए ना, कोई दिक्कत आगे जाके होए ना, कोई लिटिगेशन होए ना इस चीज के ऊपर। तो फाइनली फिर डिटरमाइन हो जाएंगे हर पार्टी के राइट्स। तो यहाँ पे एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 19 पे। ये बात करते हैं डिग्री विन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज अलाउड। अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का जो कॉन्सेप्ट है हम पढ़ चुके हैं। तो अगर एक सपोज हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सेट ऑफ के केस में, सपोज एक सेट ऑफ का केस है, इसमें ए ने पहले बी के ऊपर एक सूट किया था जिसमें वो 1 लाख रुपए मांग रहा था बी से। बी ने बोला कि भाई ए यू ऑल्सो ओ मी 50,000 रुपीज। तो ए ने यहाँ पे एक सेट ऑफ क्लेम किया 50,000 रुपए का। ओके, अब कोर्ट फाइनली जब सूट डिसाइड कर रहा है तो कोर्ट ये मान रहा है कि ए जो है बी को 50,000 रुपए वो करता था और बी ए को 1 लाख रुपए वो करता था। ये कोर्ट फाइनली मान लेता है सारे के सारे एविडेंसेस को देख के। तो कोर्ट फिर डिक्री पास करेगा कि ए बी को कितने रुपए देगा, 50,000 रुपए, और बी ए को देगा 1 लाख रुपए। तो ये जो कोर्ट की जो ये मतलब कितना पैसा कौन किसको देगा, ऐसी डिग्री पास कर सकते हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में। तो इफेक्टिवली क्या होगा इस केस में, इफेक्टिवली क्या होगा, सिर्फ 50,000 रुपए ही बी जो है ए को देगा, बिकॉज जो ए बी को 50,000 रुपए वो करता है वो तो एडजस्ट हो जाएंगे। तो फाइनली जो अमाउंट बी ए को देगा वो होगा 50,000 रुपीज। तो ऐसी डिग्री कोर्ट पास कर सकता है। रूल नंबर 19 यही बोलता है। अब रूल नंबर 20 ये बात करते हैं सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में। सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में बात करता है। ये बोलता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री शैल बी फर्निश्ड टू द पार्टीज ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एट देयर एक्सपेंस। तो सर्टिफाइड कॉपी जो है जजमेंट की आप कोर्ट से ऑब्टेन कर सकते हो, जिसमें कोर्ट बोलता है, साइन करके देता है कि हाँ ये जो जजमेंट है ये हमारी ही कोर्ट की है, कोर्ट को सर्टिफाई करता है एंड फिर ये जो कॉपी आपको जजमेंट की मिल जाएगी। अगर आगे कोई फर्दर लिटिगेशन होती है उसमें ये सर्टिफाइड कॉपी आपके काम आ सकती है। ओके, तो ये आप खुद के पैसे से, एक कोई फीस होती है, उस फी को आप पे करोगे तो आपको जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है। ये नेसेसरी नहीं होता ऑब्टेन करना, पार्टी चाहे तो ऑब्टेन कर सकती है। तो यही रूल नंबर 20 हमारा बोलता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर नंबर 20A पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।